नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दोस्तों, पिछले काफी समय से जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा एस्ट्रो इंटेलिजेंस परिवार काम कर रहा था, आज बहुत दिन के बाद वो घड़ी आ गई जब मैं एक एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ही बड़े ज्वेल को, एक बहुत बड़े हीरे को आपके सामने लाना चाहता था। दोस्तों, जिस इंसान को आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ रूबरू पेश करना चाह रहा हूं या कर रहा हूं, दोस्तों, ये इंसान है डॉक्टर विनोद शाही। हालांकि रिश्ते में हम दोनों ब्रदर्स हैं, बट ही इज एल्डर टू मी। और यहां पर मैं एक बात बता दूं थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड के बारे में। ही इज ए PhD पर्सन, he is academician, he is into meditation, he is a writer, he is a critic. So आप ये समझ सकते हैं कि he is a multi-dimensional person. And top of it, जो एस्ट्रोलॉजी की बात जैसे हम लोग करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में उनका क्या योगदान है, दोस्तों, अब यहां पर मैं आपको एक सीक्रेट आज एक रिवील करने जा रहा हूं। डॉक्टर विनोद को मैं बहुत देर से उनके पीछे लगा हुआ था, उनको मनाने कि आप अपनी नॉलेज को वेस्ट मत होने दीजिए। दोस्तों, यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर विनोद ये डॉक्टर BV रमन के समय से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके एसोसिएट के रूप में एस्ट्रोलॉजी में इन्होंने काफी काम किया, मगर इन्होंने कभी अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये था, एक तो बीइंग एकेडमिशियन, ही वाज प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज, ही वाज ए टीचर, साइमल्टेनियसली ही वाज डीप इनटू मेडिटेशन। सो आप समझ सकते हैं कि मेडिटेशन करने वाले लोगों को कमर्शियल चीजों में, दुनिया को शो ऑफ करने में इनको कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं होती। हाँ, इनका जो काम था वो मैं आपको बता दूं that he has written about 24 books, but वो लिटरेरी काम है, एकेडमिक काम है। he has been a national level writer। दोस्तों, ये तो थी उनकी छोटी सी इंट्रोडक्शन। आज जिस टॉपिक पर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक दोस्तों बहुत खास है। ये खास टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें अकेली मेरी मेहनत नहीं लगी, इसमें डॉक्टर विनोद की भी बहुत मेहनत लगी। और डॉक्टर विनोद क्योंकि मेडिटेशन को जितना अच्छे से ये समझते हैं और एस्ट्रोलॉजी के जो फाइनल पॉइंट्स हैं उसमें इन्होंने उन चीजों को डिकोड करने में, उन चीजों को समझाने में मेरे को बहुत हेल्प करी। सो हमने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आज एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के लिए हम लेकर आए हैं, जिसमें हमारा प्रयास होगा कि हम आपको ये समझा सकें कि एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कहां से हुई। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी है क्या? दोस्तों, सब जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ये वेदांग है, वेदों का अंग है। मगर आप जितनी मर्जी वीडियोस उठाकर देख लो, लोग बात तो करेंगे वेदांग की, मगर कोई भी ऑथर, कोई भी रिसर्चर ये नहीं बताता कि वो वेदांग एक्चुअल में है क्या। आज हम दोनों ने इसी टॉपिक पर काफी मेहनत के बाद एक प्रेजेंटेशन बनाई है। सबसे पहले मैं वो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले डॉक्टर विनोद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ सा बताएं। डॉक्टर विनोद। अजय भाई, आपने बातें बहुत सारी कर दी मेरे बारे में। असल में देखा जाए तो ज्योतिष आपका विषय है। आप लगातार ज्योतिष में नई नई मौलिक उद्भावनाओं को लेकर के अपने श्रोताओं के बीच
उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। आपकी वीडियोस लगातार सुनी मैंने, और बहुत सारी बातों को लेकर के हमारे बीच आपस में संवाद भी होता रहा। और मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी आपके बारे में वो ये थी कि आपने बहुत सारी चीजों को जाने गए या बताए गए रास्तों से थोड़ा अलहदा होकर के हम तक लेकर के आने की कोशिश की और उनको आसान भी बनाया। इसके अलावा जो कुछ रूढ़ियां थीं ज्योतिष के क्षेत्र के अंदर, उनको तोड़ने में हमारी मदद की। तो ये एक काम था जो सामाजिक चेतना का काम था, जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और जब उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें शामिल हो जाइए, तो उसके पीछे मुख्य कारण यही था कि वे जिस तरह से सामाजिक विषयों की तरफ आए ज्योतिष को लेकर के, वो मेरी बहुत गहरी रुचि की वजह बना, क्योंकि बहुत सारे अंधविश्वास ज्योतिष को लेकर के फैले हुए हैं। लोग उन्हें ज्योतिष को ऐसा मानते हैं जैसे कि कोई लकीर के फकीर होकर उसके पीछे चलने वाली ये चीज हो, जैसे कि कोई पंडित लोग उनको बहुत सारी चीजें समझा सकते हैं और वो उनके ऊपर यकीन कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि आदमी का जो मन है वो, अगर कोई आदमी कहे कि मैं आपको रास्ता दिखाता हूं तो उस पर यकीन कर लेता है, उसको लगता है शायद उसके पास कोई रास्ता होगा, पर दरअसल रास्ता सबको खोजना पड़ता है। और ज्योतिष हमें यही बताता है कि हर आदमी की कुंडली अलहदा है, एक मौलिक कुंडली है। कोई दो कुंडलियां एक दूसरे की जैसी हो नहीं सकती। जैसे सारे मनुष्य कुदरत ने अलग अलग बनाए हैं, वैसे ही कुंडलियां भी अलग अलग हैं। और उनके अंदर जो उनके आपसी रिश्ते हैं, ग्रहों के आपसी रिश्ते, या जिनको आप हाउसेस कहते हैं उनके आपसी रिश्ते, वो सब अलहदा हैं। और जब अलहदा है तो हर आदमी को अलहदा तरीके से जानना समझना पड़ेगा। लेकिन ज्योतिष के जो जानकार हैं बहुत सारे, उन्होंने नियम बना लिए, शास्त्र बना लिए और एक ही लाठी से सब लोगों को हाँकने लगे। तो ये मैं चाहता था कि इस मिथक को तोड़ा जाए, और इसको तोड़ने में अजय शाही ने जिस ढंग से हमारी मदद की है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। और इसी वजह से मैं आज उनके साथ यहाँ संवाद के लिए उपस्थित भी हुआ हूँ। दूसरी बात, आपने ये कहा कि ये ज्योतिष जो है दरअसल वेदांग है, वेद का हिस्सा है। अथर्ववेद के अंदर ज्योतिष शास्त्र बाकायदा एक शास्त्र के रूप में मौजूद है, लेकिन वो केवल अथर्ववेद में ही नहीं है। अगर हम पूरा का पूरा वैदिक साहित्य देख लें तो उसके अंदर हमें हर मंत्र के अंदर ग्रह तारों की एक स्थिति दिखाई देती है। लगभग सारे के सारे मंत्र, उनके कोई ऋषि हैं और उनके कुछ अर्थ जो हैं वो दैवी हैं। दैवी माने उनका संबंध नक्षत्रों के साथ है। अब दैवी शब्द का अर्थ भी लोगों ने बड़ा गलत लगा लिया कि ज्योतिष जो है वो शायद दैवीयता की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जाता है, पर दरअसल दैवी शब्द का सीधा जो अर्थ है वो है ग्रह तारे या नक्षत्रों की विद्या या उसका ज्ञान। और वही जो ज्ञान है, आदि दैविक शब्द बार बार आता है वहां पर। आदि दैविक का मतलब होता है ग्रह तारों और नक्षत्रों की स्थितियों के बारे में जानना और उनके माध्यम से चीजों को यूं समझना जैसे कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे अपने जीवन को बनाने के लिए और हमें कुछ समझाने के लिए बना है। और हम तब तक अपने आप को नहीं पा सकते हैं जब तक पूरे ब्रह्मांड की शक्ल के अंदर हमारी चेतना का विकास और विस्तार नहीं होता। तो ज्योतिष एक तरीका है इस चेतना तक पहुंचने का। अजय शाही की कुछ वीडियोस मैंने देखी, उसमें उन्होंने यद पिंडे तद ब्रह्मांडे की बात कही, या यद ब्रह्मांडे तद पिंडे वो उसी का दूसरा हिस्सा है, वहां तक भी ले गए, जिसको रहस्यवादी लोग कहते थे कि बूंद समुद्र में समा गया या समुद्र बूंद में समा गई, जैसे कबीर जैसे लोगों ने ये बात कही। लेकिन ज्योतिष में इन बारीक चीजों को किसी ने आज तक समझाने की या उसको ग्रह तारों नक्षत्रों के माध्यम से या उनके विज्ञान के माध्यम से लाने की कोशिश नहीं की थी। तो मुझे लगा कि आज का हमारा ये संवाद एक अद्भुत संवाद हो सकता है। अब अजय जी आपको बताएंगे कि उन्होंने वेदों में क्या खोजा और किस ढंग से हम एक दूसरे के साथ अपने निष्कर्षों को खोजते टटोलते हुए आगे बढ़े हैं। अजय जी। धन्यवाद डॉक्टर विनोद। तो आज की हम प्रेजेंटेशन दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं।
ये एक बहुत खास प्रेजेंटेशन होगी दोस्तों एस्ट्रोलॉजी की दुनिया के लिए, क्योंकि आज हम वहां पर पहुंचेंगे जहां से असल में एस्ट्रोलॉजी का शास्त्र शुरू हुआ। दोस्तों जैसे ये फर्स्ट स्लाइड है, इसमें आप देख रहे हो शिव संकल्प सूक्तम। ये दोस्तों ये हमने प्रयास किया, हम गए पीछे शास्त्रों में, जैसे हमारे जितने प्रेजेंट डे के रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि जहां कहीं भी आप फंस जाओ, आपको दिक्कत लगे, यू शुड गो बैक टू योर बेसिक्स एंड गो बैक टू योर शास्त्र। तो दोस्तों मेरा शुरू से प्रयास ऐसे ही है, क्योंकि मेरे को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं कॉमर्शियल चीजों में दब गई है, और कॉमर्शियल चीजों में दबने के कारण एस्ट्रोलॉजी का जो एक्चुअल बेस था वो खत्म हो गया है। तो हम वेदों की तरफ वापस गए, शास्त्रों की तरफ वापस गए, और वहां से हमें एक बहुत बढ़िया चीज मिली, और वो थी यजुर्वेद में से 34वां अध्याय। तो दोस्तों ये जो प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को आप बहुत ध्यान से देखें। इस प्रेजेंटेशन में क्या बताया गया है? दिस इज चैप्टर 34 ऑफ यजुर्वेद, शिव संकल्प सूक्तम। दोस्तों इस वीडियो का टाइटल जो मैंने दिया है शिव संकल्प सूक्तम, ये सूक्तों को लेकर हमने मन को, हमने माइंड को, हमने एस्ट्रोलॉजी को खोजने का और इनकी आपस में रेलेवेंस बिठाने का प्रयास किया है। हम कितने सफल होते हैं ये तो प्रेजेंटेशन के बाद आप सब जानोगे, बाकी हमारा प्रयास है। इसको टाइटल दोस्तों जो मैंने दिया है ये है माइंड, जिसको हम हिंदी में मन कहते हैं। ये दिस इज द प्लेग्राउंड ऑफ थॉट। We also can say this thing that this is the central point of astrology. Even we can say this thing that this is the basis of life cycle of human life. And last but not the least, root cause of desires and moksha. अब दोस्तों सबसे पहले मैं ये जो सूक्त हैं, मंत्र हैं, इनको आपको पढ़कर सुनाऊंगा। उसके बाद में हम पूरा का पूरा ये जो सूक्त है इसकी ट्रांसलेशन, इसमें से एस्ट्रोलॉजी की क्या रेलेवेंस निकलती है, एस्ट्रोलॉजी को कैसे समझा जा सकता है, ये मैं समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला जो सूक्त है दोस्तों, ओम यज्ञाग्रतो दूर्मदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। दोस्तों ये पहला सूक्त है। उसके बाद जो सेकंड सूक्त है वो है येन कर्माण्यपसो मनीषिनो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा सदपूर्वम यक्ष्मन्ते प्रजानाम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। उसके बाद यत् प्रज्ञान मोच्चेतो धृतिश्च यज्योतिरन्त अमृतम प्रजासु यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। उसके बाद चौथा सूक्त, येनेदं भूतम भुवनम भविष्यत् परिगृहीत ममृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। उसके बाद यस्मिन् ऋचय साम यजूंसी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। उसके बाद सुसार्थिर श्वानिर यन मनुष्याने नियते अभि शुभिर वाजिन इव हत प्रतिष्ठम यद जिरम जविष्ठम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। दोस्तों ये थे जो असली सूत्र थे, या जिसको हम कहते हैं जो असली सूक्त थे, जो शिव संकल्प के सूक्त हैं। इनकी सिंपल हिंदी की ट्रांसलेशन आप मंत्र के नीचे ही देख सकते हो। अब यहां पर अब आप देखिए जो नेक्स्ट स्लाइड बता रही है that the true meaning of mantras is only illustrative, though it is very vast and deep,
and can only be dawned upon, unveiled in real meditative practices. And this illustration is given by Swami Dayanand Saraswati and Swami Vedha. दोस्तों यहां पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये जो सूक्त हैं ये यजुर्वेद से लिए गए हैं, और इनके जब आप एक्चुअल में इनकी ट्रांसलेशन को समझोगे आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में ऋषि पराशर ने, समझ लीजिए, या और जो भी ऋषि थे जो उनके एसोसिएट बने या उनके साथ थे, उन्होंने कहां से कार्य करना शुरू किया, एस्ट्रोलॉजी के शास्त्र की रचना की शुरुआत कहां से हुई, ये दोस्तों आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। और आप देखिए ये जो इलस्ट्रेशन है ये स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी वेद भारती ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में की है। अब आप देखिए यहां पर ये क्या कहते हैं, ट्रू मीनिंग ऑफ सूक्तास, और इसको हमने प्रयास किया है कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का रिलेशन इसके साथ स्थापित करें। सबसे पहली ट्रांसलेशन क्या कहती है, आई एम द सेल्फ दैट इज कॉन्शियसनेस। दोस्तों आप जानते हो कि आत्मा जो है वो ही असल में मैं, जिसको हम मैं कहते हैं, वो आत्मा है और वो ही हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस है। आई एम पुरुषा, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज काल पुरुषा बाय ऋषि पराशर। आई एम पुरुषा, ड्वेलर ऑफ सिटी ऑफ बॉडी एंड नेचर। अब आप दोस्तों यहां पर देखिए क्या खूबसूरत तरीके से बताया गया है कि आत्मा शरीर रूपी शहर में आती है और नेचर में, जिसको आप समझ सकते हैं कि प्रकृति। इसको हम डिस्क्राइब एज फिजिकल बॉडी, प्लेनेटरी बॉडीज एंड एस्ट्रल बॉडीज इन एस्ट्रोलॉजी। इसको रिलेशन में साथ साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ देता जाऊंगा। नेक्स्ट इज आई हैव ए माइंड। अब आप समझिए, एक है आत्मा और दूसरा है मन। ये पहले ही सूक्त में ऋषियों ने या परमात्मा ने वेदों के माध्यम से हमें बताया। माई माइंड राइजेस लाइक ए सन एंड सन इज अवर सोल इन एस्ट्रोलॉजी एंड माइंड कम्स विद द बर्थ ऑफ द सोल ऑन द अर्थ एंड इज डिस्क्राइब्ड बाय मून इन एस्ट्रोलॉजी व्हिच encircles around the sun oblique earth. This becomes one entity after birth of soul. Next is, it rises above and beyond my senses and travels far beyond them. This is described as extended travel of moon in conjunction with other planets, giving rise to desires starting from Mars. अब आप दोस्तों समझिए इस चीज को। मन जो है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा के माध्यम से समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। अब ये जो मन है इसके बारे में क्या कहा गया, इट राइजेस अबव, ये ऊपर उठता है, एंड बियॉन्ड माई सेंसेस। अब ये जो दोस्तों सेंसेस के बारे में ऋषि बताते हैं या सूक्त बताते हैं, ये सेंसेस क्या है दोस्तों, जब मन हमारे प्लेनेट के साथ मिक्स होकर कोई भी चीज बनती है जिसको हम कहते हैं, वो सेंसेस हैं, डिजायर्स हैं। और ये आप जानते हैं शुरू होते हैं 5 प्लैनेट्स हैं। ये मैं आगे आपको अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। यहां पर आप सिर्फ समझते जाइए कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं या जो ऋषि कह रहे हैं। इन कंजंक्शन विद अदर प्लैनेट्स गिविंग राइज टू डिजायर्स स्टार्टिंग फ्रॉम मार्स। मंगल से दोस्तों ये शुरू होता है, मंगल है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद मरकरी है, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है। दोस्तों ये हैं डिजायर्स हमारी, और ये जो डिजायर्स हैं ये हमारी सेंसेस बनती हैं जब ये मून के साथ इसकी एसोसिएशन बनती है, एंड कैन गो बियॉन्ड दैट प्लेन ऑफ डिजायर्स अप टू फिक्स्ड सेलेशियल बॉडीज डिस्क्राइब्ड एज नक्षत्र। और इनकी उड़ान या इनका जो ट्रेवल है वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, वो जा सकता है नक्षत्रों तक। अब दोस्तों यहां पर आप एक चीज को समझिए, मन की गति, सब कहते हैं मन की गति निर्बाध है, मन अनलिमिटेड गति कर सकता है, बहुत दूर तक जा सकता है, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। मन की गति भी लिमिटेड है, और ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। और यहां पर इसी बात को आप समझिए कि
मन की गति ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकती है? प्लेन ऑफ डिजायर्स, और उसके बाद राहु केतु के माध्यम से ये ज्यादा से ज्यादा नक्षत्रों तक, जिसको हम फिक्स स्टार्स जानते हैं, वहां तक जा सकते हैं। नेक्स्ट इज इन माय वेकफुल स्टेट it traverses and is operative towards distant objects through its contact with the senses. अब आप यहां पर नोट करिए, through its contact with the senses, which is described as going to most distant objects like nakshatras or fixed stars, but not without senses, that is moon plus planets. अब आप यहां पर एक चीज को क्लियरली समझिए कि कोई भी ये जो ट्रेवल है, दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट मून और माइंड। आप चाहे बाहर की तरफ गति करिए, चाहे आप अंदर की तरफ गति करिए, कोई भी गति, चाहे वो एक्सटर्नल है और चाहे वो इंटरनल है, दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द एसोसिएशन ऑफ योर माइंड विद अदर प्लैनेट्स। नेक्स्ट, so also it goes to the concealed objects as they are of past, future and the present, too close or too distant। दोस्तों इस लाइन को आप अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें। so also it goes to the concealed objects, जो छुपी हुई चीजें हैं वहां तक भी मन जा सकता है, as they are of past। अब जो आपके पास्ट की चीजें हैं, पास्ट लाइफ में आत्मा ने क्या किया, उस जीवन में क्या हुआ, ये कंसील्ड चीजें हैं। इसी तरह फ्यूचर में जो चीजें आने वाली हैं दोस्तों, वो भी कंसील्ड हैं, वो भी सामने नहीं दिखाई देती। मगर यहाँ पर प्रेजेंट में भी जो चीजें आनी हैं या जो चीजें मिलनी हैं, वो मन के थ्रू है, चाहे वो बहुत दूर है और चाहे वो बहुत नजदीक है। इट गोज टू देम एज दो दे वर इन इट्स ओन रेल्म, डिस्क्राइब्ड इन एस्ट्रोलॉजी बाय इमेजिनरी प्लैनेट्स राहु एंड केतु। दोस्तों अब यहां पर इस चीज को मैं स्ट्रेस देकर आपको दोबारा समझाना चाहता हूं कि ये पॉसिबल कैसे है। सिर्फ पॉसिबल हो सकता है मन की जो एक्सटेंशंस हैं, ऋषियों ने हमें राहु केतु के माध्यम से बहुत सी चीजें समझाने का प्रयास किया। लोगों ने तो राहु केतु को सिर्फ ठप्पा लगा के बुरे का ठप्पा लगा दिया, मगर दोस्तों ये जो इमेजिनरी प्लैनेट्स ऋषियों ने हमें दिए, ये इतने खूबसूरत प्लैनेट्स हैं जो ये बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में दूर तक गति करनी है वो राहु के माध्यम से होगी, और पास में गति या इंटरनल गति करनी है तो वो केतु के माध्यम से होगी। एज वे टू डिस्टेंट इमेजिनेशन इज बाय मून थ्रू राहु एंड गेटिंग क्लोज थ्रू स्पिरिचुअलिटी इज बाय केतु, और इमेजिनिंग फ्यूचर बाय राहु एंड सेंसिंग पास्ट थ्रू केतु which are present as संस्कार्स। अब आप देखिए, जो चीजें दोस्तों हमारे पास्ट की चीजें हमारे मन के साथ एसोसिएटेड होकर पड़ी होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये सीड्स पड़े हैं पिछले लाइफ के, वो दोस्तों कैसे पड़े हैं? वो संस्कारों के रूप में पड़े हैं। और संस्कार क्या है ये आप सब जानते हैं। और कुछ संस्कार जीवन में, जैसे सीड है, सीड पल्लवित हो सकता है, उग सकता है, और वो कार्य आपको फिर करने पड़ते हैं। अब यही चीज यहां पर देखिए, बाहर का जितना सब्जेक्ट है, आप जितना दूर की गति या बाहर की गति करना चाहते हैं, बाहर मैक्सिमम ट्रेवल करना चाहते हैं, वो आप राहु के थ्रू कर सकते हैं एक्चुअल में, या आप इमेजिन करके मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? नक्षत्रों तक जा सकते हैं। और अंदर आप कहां तक आ सकते हैं? आप अपनी आत्मा में आ सकते हैं या मोक्ष प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। वो दोस्तों केतु के माध्यम से पॉसिबल है। और दोस्तों आज की ये प्रेजेंटेशन ये क्लियरली इस चीज को बता रही है कि जो मिथ्स एस्ट्रोलॉजी में बनाई हुई थी कि राहु केतु बुरे हैं, ये मिथ शास्त्रों के माध्यम से या वेद के माध्यम से टूटती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट, सिमिलरली गोज द माइंड ऑफ वन सीइंग ड्रीम्स। अब यहाँ पर सही बात है, ये भी बात आती है कि हम जब ड्रीम्स देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्नों में हम बहुत दूर तक गति करते हैं, हमारा मन कहां का कहां पहुंच जाता है। तो दोस्तों वेदों में इस चीज का भी उन्होंने नोटिस लिया है कि जो आपको स्वप्न आएंगे या माइंड या आपका मन सोते हुए जो स्वप्न देखेगा वो भी मन की ही गति है। और क्या कहता है आगे? इट गोज टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ये आगे तक जा सकता है।
Objects that are in the form of imprints and impressions that have created realities that consist of latent, real, close to life experiences, जिसको वासनामय पदार्थ बोला गया है, और इसको described in astrology as संस्कार which are present in latent form. अब आप देखिए, स्वप्नों में भी जो चीजें हम देखते हैं, कई लोग अपने पिछले लाइफ की चीजें स्वप्नों में देख लेते हैं और कुछ आने वाले फ्यूचर की चीजों भी स्वप्नों में देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो लेटेंट चीजें हैं, जो छुपी हुई चीजें हैं, जो कंसील्ड चीजें हैं, ये मन का जो वासना में पदार्थ है, ये आपको कई बार बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी दे सकता है। जैसे जब आप स्वप्न देख रहे हो तो आपको लगता है कि वो असल में सही में हो रहा है। सो ये जो चीज है, इसको भी वेदों में एक्सक्लूड नहीं किया गया, लिया गया कि मन का ये भी पार्ट है। आगे देखिए, रियल सीड्स ऑफ पास्ट गोइंग टू गिव फ्रूट्स इन फ्यूचर। अब आप देखिए, तो पास्ट के सीड्स यानी कि संस्कार आपके मन के साथ आपकी आत्मा जो इस धरती पर लेकर आई, जब वो पल्लवित होते हैं, उनमें फ्रूट्स आते हैं, तो वो कार्य तो होते हुए दिखाई देते हैं। Some of the sanskars will fructify in future or the mind compels to do certain karmas. और दोस्तों, कोई भी कार्य है, करना तो आपको कर्मों के माध्यम से। देखो, कोई चीज अपने आप तो हैपन नहीं होती, करना उसको कर्मों के माध्यम से। और यही चीज हमें वेद क्लियरली समझा रहे हैं। आगे देखिए, as the mind reaches out in dream and sleep. अब आप देखिए, स्वप्नों में, सोने में, बाई वट एवर पाथ, रास्ता कोई भी हो सकता है, बट बाई द सेम पाथ इट रिटर्न्स टू वेयर इट हैज बीन इन द वेकफुल स्टेट। अब आप देखिए, कितनी खूबसूरत बात ऋषियों ने या वेदों ने हमें समझा दी। वो क्या है कि सोते हुए भी हम जहां तक आगे तक गति कर सकते हैं, मगर हमें वहीं वापस आना है जहां हमारे मन का लेवल है या हमारी आत्मा है। और वो जो वेकफुल स्टेट, जागते हुए जिस स्टेट में हमारी आत्मा या हमारा मन है, हमें वापसी वहीं करनी है। द माइंड ऑफ वन asleep, being in its natural state, goes to Atman. The spiritual self, which is normally thought of as distant, it becomes absorbed in it, assimilated with it. आना आपको आत्मा में ही है। आप जितना मर्जी बाहर चले जाइए, वापसी आपको अपने मन और मन के थ्रू अपनी आत्मा के लेवल पर ही वापस आना पड़ेगा। द डिवाइन माइंड इज द मीडियम थ्रू विच इज एक्सप्रेस्ड ब्लिस। अब आप देखिए, जो परमात्मा की तरफ से आपको गिफ्ट मिलते हैं, जिसको हम ये कह देते हैं अनएक्सपेक्टेड चीजें, वो भी दोस्तों ऋषियों ने, वेदों ने हमें क्लियरली समझाया है कि वो भी अगर हमें मिलेगा हमें माइंड के माध्यम से, मन के माध्यम से ही वो हमें मिलेगा। क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो तो दोस्तों मन के थ्रू ही है। डिस्क्राइब्ड इन एस्ट्रोलॉजी इन आवर थ्योरी दैट पार्ट ऑफ माइंड व्हिच इज सोलली रिस्पांसिबल फॉर डिजायर्स इज मास। दोस्तों, ये जो थ्योरीज मेरी पिछली वीडियोस में आप सब देख रहे हैं, जिसमें मैंने क्लियरली आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि जितनी हमारी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं कैसे बनती हैं और इच्छाओं का कारक कौन है दोस्तों, वो है मंगल। तभी आप देखिए, ऋषियों ने सबसे पहले हाउस में मंगल को ही रखा, क्योंकि इच्छाएं तो मंगल के माध्यम से ही आनी है। गोइंग फार डिस्टेंट थ्रू राहु एंड केतु, और ज्यादा से ज्यादा दूर, चाहे वो बाहर की तरफ है, वो राहु के थ्रू जाएंगे, और जो अंदर की तरफ ज्यादा से ज्यादा अगर हमने ट्रेवल करना है, वो केतु के माध्यम से होगा, which are actual extensions of our mind or mood। और ये दोस्तों राहु केतु असल में हमारे मन की ही एक्सटेंशंस हैं। ये मैं पिछली थ्योरी में आपको बहुत क्लियरली समझा चुका हूं। प्रयास करूंगा कि इस प्रेजेंटेशन में भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं मतलब समझा दूं। Which are actual extensions of our mind or moon, maximum up to nakshatras, and one can come back to its real Atman through mind only। अब आप देखिए, वापसी भी ज्यादा से ज्यादा हम नक्षत्रों तक जा सकते हैं, और जो वापसी करेंगे अपनी आत्मा में, वो भी माइंड के थ्रू ही पॉसिबल है।
बी इट ट्रेवल्स टू प्लेन ऑफ डिजायर्स थ्रू मार्स, चाहे वो इच्छाओं वाला प्लेन जिसको हम प्लेन ऑफ डिजायर्स कहते हैं उसमें जाना है, प्लेन्स ऑफ इमेजिनेशन है दोस्तों जो राहु का फील्ड है, एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ सोल साल्वेशन जो मोक्ष है, इवन दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू दिस माइंड ओनली। दोस्तों बाहर का अंदर का जितनी मर्जी आप ट्रेवल कर लें वो पॉसिबल माइंड के थ्रू है, और मन के अलावा ये पॉसिबल ही नहीं है। आगे ऋषि क्या कहते हैं, द डिवाइन इन ह्यूमन इज कॉग्निटिव सेल्फ। दोस्तों ये जो कॉग्निटिव सेल्फ का उन्होंने कहा, ये जो डिविनिटी की हाईएस्ट फॉर्म है जिसको हम कहते हैं कि आदमी मोक्ष प्राप्त हो गया। ये चीजें, हालांकि मेरा सब्जेक्ट दोस्तों एस्ट्रोलॉजी का है, इन चीजों के ऊपर मैं क्लैरिफिकेशन डॉक्टर विनोद से लूंगा मगर प्रेजेंटेशन के बाद। एंड इज पॉसिबल थ्रू द मीडियम ऑफ दिस माइंड, एंड दिस कॉग्निशन स्टेट इज ए शाइनिंग स्टेट और अवेकन स्टेट। दोस्तों दिस इज व्हाट इज ज्योति ऑफ ईश, दिस इज व्हाट ज्योतिष इज, दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज। अब आप देखिए कहां से सूक्तों से हमारी एस्ट्रोलॉजी निकली। आप इन चीजों को अगर समझने का प्रयास करोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि सूक्तों के माध्यम से परमात्मा ने या ऋषियों ने बहुत पहले ही हमें ज्योतिष के बारे में बता दिया था। ऋषि पराशर ने इन्हीं चीजों में से निकालकर ज्योतिष का शास्त्र बनाया। इट इज कॉल्ड लाइट बिकॉज इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन एंड ऑपरेशन ऑफ सेंसेस। अब आप देखिए, एक है लाइट जिसको हम चमकती हुई चीज कहते हैं, और वहीं से सेंसेस का ऑपरेशन होता है, यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी वासनाएं हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं। दोस्तों अब ये जो चीज है ये कैसे हुई ये भी मतलब हम आपको समझा देते हैं आज। डिस्क्राइब्ड इन एस्ट्रोलॉजी एंड इलस्ट्रेटेड इन आवर थ्योरी दैट सन इज द लाइट हाउस एंड मून रिसीव्स दिस लाइट फ्रॉम द सन। दोस्तों देखिए, अब आप अपनी गैलेक्सी को देखिए, सूरज सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा या सितारा है। सूर्य की लाइट हम डायरेक्ट नहीं दोस्तों ले सकते, क्योंकि सूर्य की लाइट अगर किसी ने भी डायरेक्ट लेने की कोशिश की थी वो कंबस्ट हो जाएगा, जल जाएगा। उसकी जो लाइट चंद्रमा के माध्यम से, जब चंद्रमा उसको एब्जॉर्ब करता है तो वो लाइट हमारे काम की लाइट बन जाती है। और आप देखिए जितना भी प्रकृति में चीजें बनती हैं, चाहे वो सीड का जन्म होना है, चाहे फल से फ्रूट का बनना है, चाहे दूध बनना है, चाहे, अब आप देखिए यहां पर आप कारक देखते जाइए जो मन के हैं, वो सब ये चंद्रमा के माध्यम से हमें पॉसिबल है। और ये जो लाइट है, ये लाइट हम कहां से ले रहे हैं? हम सूर्य से लाइट ले रहे हैं, और मून रिसीव्स दिस लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट ऑनटू द सोल। अब आप देखिए ये रिफ्लेक्शन वापसी भी जाती है, और वो जो वापसी जाती है वो क्या है? एंड वासनास ऑब्लिक डिजायर्स get the desired light energy from other less illuminating 5 planets giving rise to 5 senses। दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया 5 जो प्लैनेट्स हैं, सूर्य चंद्र को छोड़ दीजिए, सूर्य आपकी आत्मा हुई, चंद्रमा आपका मन हुआ, दोनों को छोड़ दीजिए, जो बाकी के 5 प्लैनेट्स हैं, मंगल यानी मार्स, वीनस यानी शुक्र, मरकरी यानी बुध, उसके बाद जुपिटर और लास्ट में शनि। दोस्तों ये जो 5 प्लैनेट्स हैं ये ही आपकी 5 सेंसेस हैं, और ये सेंसेस कैसे बनेगी जब ये थोड़ी थोड़ी लाइट सूर्य से लेकर वापस चंद्रमा तक पहुंचाएंगे। अब आप देखिए सेंसेस भी दोस्तों सूर्य की लाइट जब रिफ्लेक्ट होके इन प्लैनेट्स के माध्यम से चंद्रमा तक पहुंचेगी तो ही ये सेंसेस डेवलप होंगी। मगर अब आप यहां पर एक चीज क्लियरली समझ लीजिए कि मन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जो हमारा चंद्रमा है या हमारा मन है, जिसको इंग्लिश में हम माइंड कहते हैं, उसके बिना नथिंग इज पॉसिबल। इट इज द वन सिंगल लाइट among the lights known as senses that leads to experiential consciousness and cognition। अब आप देखिए एक ही लाइट है, एक ही ज्योति है, बाकी
ज्योतियों के बीच में। अब आप देखिए, जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो भी लाइट को ले रहे हैं, मगर दूर हैं, इसलिए वो कम चमकते हुए कम लाइट चंद्रमा तक देते हैं। मगर जो वो मेन लाइट है, जिसको हम आत्मा की लाइट कह लें, आत्मा के थ्रू यानी कि सूर्य के थ्रू, हम माइंड यानी कि चंद्रमा की लाइट कह लें, वहीं से हमें सारे एक्सपीरियंसेस होने हैं। आत्मा को जितने एक्सपीरियंसेस होने हैं वो चंद्रमा के माध्यम से ही होने हैं, और अगर कॉग्निशन यानी कि मोक्ष प्राप्ति भी होनी है, वो भी चंद्रमा के माध्यम से ही होनी है। एंड दिस इज द रियल मीनिंग एंड मोटिव ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब आप दोस्तों वापस जाइए बृहस्पति होरा शास्त्र की तरफ, वहां पे ज्योतिष यानी कि ईश की ज्योति का मतलब क्या समझाया गया है? ये मतलब समझाया गया है कि लाइट के माध्यम से हम सेंसेस से एक्सपीरियंशियल कॉन्शियसनेस बनेंगे, और उससे हम कहां तक जाएंगे? कॉग्निशन की तरफ जाएंगे, यानी कि मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाएंगे। और यही रियल मोटिव है एस्ट्रोलॉजी का। आगे देखिए, of these senses, mind is the true light, the light of many lights, the illuminator, the one that impels them into involvements, indulgences। अब आप देखिए, जितनी भी आपके बाकी प्लैनेट्स के माध्यम से जो लाइट चंद्रमा तक पहुंची, जहां से हमारी सेंसेस डेवलप हुई, और वो सेंसेस से ही आप समझ सकते हैं जितनी इन्वॉल्वमेंट्स बनती हैं, इंटेलिजेंसेस बनती हैं, जिनको हम मोह माया कहते हैं। दोस्तों, ये मोह माया उन्हीं सेंसेस के माध्यम से बनती है। Described in astrology as sun is a very hot planet, and if anyone tries to get direct light, will become combust. So we live with the reflected, absorbed light of moon and other planets. This is what Jyotish. This is the Jyoti of Ish. दोस्तों, अब आप देखिए, ज्योतिष का कंसेप्ट इन शिव संकल्प सूक्तों से कितना क्लैरिटी से समझ आता है कि क्या है ईश की ज्योति, क्या है ईश की ज्योति, हम तक कैसे पहुंचती है, और उस ज्योति के माध्यम से हम क्या क्या करने में सक्षम है, और क्या क्या ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ और ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ हम क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों, यही लाइफ है और यही एस्ट्रोलॉजी। अब आप आगे देखिए, आत्मा कनेक्ट्स विद द माइंड। अब यहां पर इसको और क्लैरिटी से समझाया है कि जो आत्मा है वो मन के साथ कनेक्ट करती है, एंड माइंड कनेक्ट्स विद द सेंसेस, और जो सेंसेस हैं वो माइंड से कनेक्ट करती हैं, या माइंड या मन सेंसेस से कनेक्ट करता है, एंड देन सेंसेस कनेक्ट्स विद द ऑब्जेक्ट्स, और जो सेंसेस हैं वो फिर आगे ऑब्जेक्ट्स तक कनेक्ट करती हैं। सो विदाउट बीइंग कनेक्टेड विद द माइंड दे कैन नॉट बी ऑपरेटेड। अब आप यहां पर क्लैरिटी से देखिए, वेदों से क्या निकल कर आया कि विदाउट माइंड नथिंग इज पॉसिबल एंड नथिंग इज ऑपरेशनल। विदाउट माइंड लाइफ इज नॉट पॉसिबल। अगर लाइफ है, माइंड है, तो वो लाइफ के जितने कर्म हैं या लाइफ का जितना जो साइकिल है, दैट इज ओनली ऑपरेबल या ऑपरेटिव विद द हेल्प ऑफ मून ओनली, जिसको डिस्क्राइब्ड इन एस्ट्रोलॉजी एज मून इज एसोसिएटेड विद सन, that is 4th house and 5th house, and other senses. Mars is the desire, Mercury is the intelligence, Venus is the measurable fruit, Jupiter is wisdom, and Saturn is identification, which is known as aham. अब आप देखिए, ये 5 सेंसेस भी जो हैं, ये मन के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से ही इनकी एग्जिस्टेंस है, या ये काम कर सकती है। अब आप यहां से एक चीज निकाल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि जब भी किसी प्लेनेट की महादशा होगी, तो दोस्तों वो ही सेंस सबसे ज्यादा एक्टिव या एक्टिवेट हो जाएगी, और मन को उसी प्लेनेट का कार्य करना पड़ेगा। अब आप देखिए, एस्ट्रोलॉजी यहां पर कितनी सिंपल होती हुई आपको दिखाई देगी कि कोई भी प्लेनेट जब उसकी महादशा आएगी, उसकी अंतरदशा आएगी, तो मन को उस प्लेनेट के माध्यम से वो ही सेंसेस का कार्य करना पड़ेगा जो उस प्लेनेट के माध्यम से हो सकता है, मगर वो करेगा कौन? करेगा मन ही। मे माई माइंड बी ऑफ रिजॉल्व टुवर्ड्स द फ्रूट्स सच एज सेलेशियल एंड हेवनली वन इन द लाइफ बियॉन्ड, एंड ऑफ द वेलफेयर बेनिफिट्स इन द करंट लाइफ, दैट इज फ्रूट्स आर गिवन बाय नक्षत्र।
अब आप देखिए शास्त्रों में ये बहुत क्लैरिटी से एस्ट्रोलॉजी में समझाया गया है कि जो प्लैनेट्स हैं ये सिर्फ प्रॉमिस देते हैं। फल आपको कहां से मिलेंगे? फल आपको नक्षत्रों के माध्यम से मिलेंगे। और ये चीज एस्ट्रोलॉजी का शास्त्र, बृहस्पति शास्त्र तो दोस्तों बहुत बाद में आया। ये जो वेद हैं, वेद तो आदिकाल से, ये साइंस दोस्तों उस टाइम इसी फॉर्म में पड़ी थी। सिर्फ ऋषि पराशर ने वहीं से इन चीजों को उठाकर एक शास्त्र बनाकर हमारे सामने रख दिया। अब आप आगे देखिए, मे इट बी resolved upon the right means such as sacred acts for attaining astral and heavenly beneficence. All karmas should be preceded by dharma or 9th house comes prior to 10th house. दोस्तों कितनी क्लैरिटी से इस चीज को समझा दिया गया कि जितने कर्म आपने करने हैं वो आपको धर्म के माध्यम से करने हैं। इसी वजह से 9th हाउस को यानी जुपिटर को, धर्म को 10th हाउस शनि के कर्म के हाउस से पहले रखा गया। मे धर्मा अलोन ड्वेल इन द माइंड एंड नेवर सिंफुलनेस, ताकि अगर आप धर्म के रास्ते पर चलोगे आपके मन में कभी भी सिंफुलनेस मतलब नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी। और आप जानते हैं कि शनि को सिंफुलनेस के साथ एसोसिएट किया गया है। इसी वजह से जुपिटर को, धर्म को शनि से पहले रख दिया गया। May such a mind, not dependent on reasons to senses, my realm, the conditionality of all operations of me, who am the field knower, be शिव संकल्प। अब आप देखिए ये शिव संकल्प क्या है? मेरा ऐसा मन जो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, यानी कि सेंसेस के ऊपर, मोह माया के ऊपर, वासनाओं के ऊपर। और ये क्या, इससे और आगे जाकर भी माई रेल्म यानी कि नक्षत्रों तक भी अपने मन की अंतःकरण और बाहर की दोनों अवस्थाओं पर डिपेंडेंस ना हो, और कंडीशनैलिटी ऑफ ऑल ऑपरेशंस, ताकि आपके जो कर्म हैं वो आप करते रहो, अच्छे ढंग से धार्मिक तरीके से करते रहो। यही लाइफ साइकिल है, यही लाइफ का मोटिव है, और यही एस्ट्रोलॉजी का मोटिव। माई माइंड व्हेन गिवन नॉलेज बाय यू इज द प्रोड्यूसर ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज सच एज बुद्धि, द फैकल्टी ऑफ इंटेलिजेंस described as Venus in astrology is the instrument of memory। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें आपको लगेगा कि थोड़ा ये एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट है, मगर दोस्तों ये डिफरेंट नहीं है, ये ऑथेंटिक है, ये सही है। सिर्फ हमारे तक जो चीजें आज पहुंची हैं उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हेरफेर हो गया। यहाँ पर आप देखिए बहुत क्लैरिटी से उन्होंने समझाया है कि शुक्र के माध्यम से ही जो मेमोरी है, मेमोरी का इंस्ट्रूमेंट शुक्र है। शुक्र ही इंटेलिजेंस की फैकल्टी है। अब आप देखिए शुक्र, आप देखिए आयु में भी, बाकी अगर हम मत्री की बात करें, मत्री से आयु में बहुत ज्यादा है। और जो मेमोरी है वो नॉर्मली आजकल हम लोग लेते हैं कि वो मत्री का सब्जेक्ट है, मगर यहाँ पर दोस्तों क्लैरिटी से इस चीज को समझा दिया गया कि मेमोरी इज, या जो मेमोरी का इंस्ट्रूमेंट है दैट इज एसोसिएटेड विद वीनस। आगे देखिए कुछ चीजें अब आपको बदलती हुई और कुछ जो सिद्धांत है आपको चेंज होते हुए भी दिखाई देंगे। As identified with patience and sustaining resuscitating power, that is Dhriti, as the cause of mental actions such as modesty, as indestructible illuminator inside the beings, being the companion of Atman, without which no action can be performed। दोस्तों ये जुपिटर के बारे में बताया गया। अब आप देखिए ये एक इनडिस्ट्रक्टिबल इल्यूमिनेटर है, यानी कि जिसकी डिस्ट्रक्शन की ही नहीं जा सकती, और इसीलिए जुपिटर को जीवात्मा भी बोल दिया गया। मगर जितने दिमागी कार्य हैं, जितने मेंटल एक्शंस हैं, ये सब जुपिटर के माध्यम से ही पॉसिबल है, और जुपिटर के अकेले के माध्यम से पॉसिबल नहीं है। जुपिटर के माइंड के माध्यम से, यानी कि जुपिटर इन एसोसिएशन टू द मून, ओनली देन दैट इज पॉसिबल। देन of human beings, the mind, that is the instrument of fulfilling all purposes of being as its inner illuminator in 4 aspects of inner। जो अंदर के 4 aspects हैं, सबसे पहले अंतःकरण, that is moon, faculty of desires आप सब जानते हैं, that is Mars, faculty of intellect, that is बुद्धि और मत्री, mind field चित्त,
जिसको हम जुपिटर के नाम से जानते हैं, एंड आइडेंटिफाइंग प्रिंसिपल दैट इज अहंकार, शनि। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बहुत क्लैरिटी से एक चीज को समझा दूं कि वेदों में अहम यानी कि जो अपनी आइडेंटिटी है, हु आई एम, सेल्फ मेरा क्या है, जिसको मैं नाम देता हूं, अहम जिसको मैं जानता हूं, उसको शनि के माध्यम से ही हम दिखा सकते हैं। आगे देखिए, डाइवर्ट दैट माइंड अवे फ्रॉम इनजस्टिस एंड नॉन धार्मिक कंडक्ट्स एंड टेंडिंग एंड इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स जस्टिस एंड ट्रुथफुल एक्शंस। Saturn as Lord of 10th and 11th house, but Jupiter is the significator of the house. अब आप देखिए, शनि को भी इन सूक्तों में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लेने दी, चाहे ऋषि पराशर ने बहुत क्लैरिटी से इस बात को समझा दिया कि चाहे 10th और 11th हाउस के लॉर्ड शनि हैं, मगर सिग्निफिकेटर यहां पर भी जुपिटर ही होगा। अब दोस्तों यहां पर मैं वही अपनी जो एक थ्योरी जो मैंने बनाई थी वो आपको इन ब्रीफ में थोड़ा सा समझा देता हूं। वो क्या है, ये है, अब आप देखिए जो सेंटर में आप देख रहे हैं दैट इज अर्थ, जो सबसे छोटा, इसको ब्लू में हमने दिया है। अर्थ के बाहर सन है। अब आप देखिए, इसको हम एक एंटिटी मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि आत्मा सूर्य के माध्यम से आती है या सूर्य के साथ एसोसिएटेड होती है, और वो आती कहां पर है, अर्थ पर। सो इट बिकम्स वन एंटिटी। उसके बाद बाहर जो डॉटेड लाइन है वो है, वो मून का सर्कल दिखाया गया है, और मून का सर्कल, मून की ही दोस्तों यहां पर क्लैरिटी से समझा दिया गया कि मून की एक्सटेंशन ही राहु केतु, और राहु केतु के माध्यम से ही या मून के माध्यम से ही हम बाकी जितने प्लैनेट्स हैं, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, वीनस, ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं, जो 5 सेंसेस बनती हैं, ये सेंसेस एक्चुअल में मन के माध्यम से ही आत्मा के कार्य कर सकती है, या जितने कार्य हैं वो करता तो एक्चुअल में मन है, और मन के कार्य सेंसेस के थ्रू पॉसिबल होते हैं। मन की ज्यादा से ज्यादा आउटवर्ड गति कहां तक जा सकती है, वो जा सकती है, आप देखिए, नक्षत्रों तक, राहु के माध्यम से और केतु के माध्यम से, और इनवर्ड गति भी आपको जैसे मतलब सूक्तों के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया कि वो भी आत्मा तक यानी कि मोक्ष प्राप्ति तक केतु के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। सो ये एक सिंपल सी ग्राफिक प्रेजेंटेशन थी जिसके माध्यम से मैंने जो थ्योरी को पहले सिंपल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया था पिछली वीडियोस में, इसमें हमने इसको एक्चुअल में वेदों के साथ एसोसिएट कर दिया। अब आप देखिए, अब ये थ्योरी क्या है जिसको मैंने द थ्योरी ऑफ अल्टीमेट वैदिक एस्ट्रोलॉजी का नाम दे दिया है। इसमें क्या चीज निकल कर आती है इन सूक्तों के माध्यम से, दैट माइंड इज द प्लेग्राउंड ऑफ गॉड्स या गॉड। परमात्मा का खेलने का माध्यम मन है, मन के माध्यम से ही परमात्मा खेल सकता है। आत्मा का जितना खेल है वो मन के माध्यम से ही परमात्मा खेल सकता है। मून इज प्लेस्ड अहेड ऑफ सन इन कालपुरुष कुंडली clearly tells us that moon is the baggage of soul along with first house Mars, second house Venus, third house Mercury, and can be termed as sanskars of the mind or the past। अब यहाँ पर दोस्तों जो एक थ्योरी मैंने 5th हाउस की थ्योरी और जिसको हमने पास्ट लाइफ कर्मा थ्योरी का नाम दिया था, ये उसका छोटा सा आप मतलब यहाँ पर झलक समझोगे कि मून को दोस्तों कालपुरुष की कुंडली में ऋषि पराशर ने सन से पहले रखा, 4th हाउस में रखा। सन को 5th हाउस माना जाता है यानी कि आत्मा का घर, और इसी को हम जन्म का घर लेंगे, मानना ही पड़ेगा हमें। मगर आत्मा के साथ ही मन को आना है, बिना मन के आत्मा इस धरती पर जन्म ले ही नहीं सकती। और आप देखिए जो मन से पहले के 3 हाउसेस हैं दोस्तों, ये मन का बैगेज है, जैसे किसी के पीठ का पिट्ठू लगा हुआ हो, ये उसी तरह ये जो 3 हाउसेस हैं ये मन का बैगेज है, और जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पास्ट लाइफ के संस्कार हैं। और इससे ये भी निकल कर आता है कि इसी एक थ्योरी से आप ये भी समझ सकते हो कि जो पहले 3 हाउसेस हैं दे बिलोंग टू पास्ट लाइफ, और यू कैन से द फर्स्ट 4 हाउसेस दे बिलोंग टू योर पास्ट लाइफ। अब आप आगे चलिए,
Rahu and Ketu are the extensions of moon or mind, given to us as imaginary intersecting nodes of mind and soul by ऋषि पराशर। ये आप अच्छी तरह जानते हो कि ऋषि पराशर ने हमें बहुत क्लैरिटी से समझा दिया कि जब सन और मून की इंटरसेक्शन होगी, जो नोड्स बनेंगे, नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड, और उनको उन्होंने राहु केतु का नाम दिया। और ये एक्चुअल में मन और आत्मा की ही एक्सटेंशन है। Then next, desires appear when planets meet moon or mind. 5 senses, 5 desires. इसमें समझने का कुछ नहीं है, it's very simple. Maximum possible outward projection, that is maximum reach of human mind is nakshatras, that is constellation, and it's possible through moon and Rahu. अब आप देखिए, जो मैक्सिमम आउटवर्ड रीच है, मैक्सिमम हम कहां तक जा सकते हैं, हम नक्षत्रों तक जा सकते हैं। एंड मैक्सिमम इनवर्ड प्रोजेक्शन या मैक्सिमम इनवर्ड रीच इज साल्वेशन, दैट इज मोक्षा, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विद मून एंड केतु। आगे जो कंक्लूजन है वो क्या निकल कर आती है, अब आप यहां पर कंक्लूजन देखिए जो इस प्रेजेंटेशन से निकल कर आई, that mind is the ultimate and only tool with which desires vasanas can be met. अब आप देखिए, मन ही अकेला एक टूल है जिसके द्वारा या जिसके साथ हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, वासनाओं को पूरा कर सकते हैं, सेंसेस को फील कर सकते हैं। विदाउट माइंड नथिंग इज ऑपरेशनल, एंड थ्रू माइंड वी कैन गो टू ड्रीम्स, वी कैन गो टू अवेकनिंग। अब आप देखिए, सोते हुए you can see dreams, and जागते हुए you can maximum attain moksha. Rishi Parashar gave maximum importance to moon by placing it before sun in Kalpurush Kundli, clearly directing us to see Chandra Kundli as most effective tool for knowing the past, future and the present life. अब यहाँ पर दोस्तों क्या चीज निकल कर आई, और जिसके बारे में ऋषि पराशर ने भी बहुत स्ट्रेस दिया, बहुत इंपॉर्टेंस दी कि चंद्र कुंडली के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस किया जाए, और चंद्र कुंडली के माध्यम से पिछले जन्म का, अगले जन्म का और इस जन्म के बारे में बहुत सटीक तरीके से जाना जा सकता है। और ये चीज आज की इस प्रेजेंटेशन के थ्रू ऑथेंटिक तरीके से, वैदिक तरीके से, जिसको हम एक्चुअल वेदों से लिया गया कहते हैं, वैदिक तरीके से ये चीज निकल कर आई है। और इसके बाद मेरा मानना है कि ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट या ज्यादा इसके बारे में बहुत ज्यादा बातचीत करने की भी जरूरत नहीं है। सबको इसके ऊपर काम करना चाहिए और सोचना चाहिए कि वेद क्या कहते थे और ऋषि क्या कहते हैं या क्या समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट, बाय फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स वी कैन डायरेक्ट आवर प्रेजेंट लाइफ साइकिल टुवर्ड अल्टीमेट गोल व्हिच इज साल्वेशन, दैट इज मोक्ष। अब आप देखिए, बृहद पराशर होरा शास्त्र को पढ़िए, उसमें क्लियरली लिखा गया है कि लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, वो है मोक्ष प्राप्ति। और यही चीज इसी शिव संकल्प सूक्तों से हमें समझ में आता है, एंड दिस इज अवर शिव संकल्प। दोस्तों, शिव को हम सबसे बड़ा देव मानते हैं, आदि देव मानते हैं, और ये वेदों से इस चीज के बारे में बताया गया है कि अगर आपका मन ने सबसे बड़ा संकल्प लेना है, वो कौन सा होगा, वो शिव संकल्प होगा। और शिव संकल्प अगर है तो हमारी एस्ट्रोलॉजी चंद्रमा से है, हमारे मन से है। तो ये जो चीज आज इस थ्योरी के माध्यम से मैंने पेश करने का प्रयास किया। अब डॉक्टर विनोद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी के भी बहुत माहिर हैं, ये मैं जानता हूँ, हालांकि दुनिया नहीं इस चीज के बारे में, जो आपकी ये जो खास कैरेक्टर है इसके बारे में नहीं जानती, मगर आप मेडिटेशन में बहुत आगे तरक्की कर चुके हो। तो आप ये हमें बताइए कि ये जो समन्वय मैंने बनाने का प्रयास किया, हालांकि ये आपकी हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं था, कि क्या ये एक ऑथेंटिक चीज निकल कर आई? अब आप बताइए कि आपके विचार इस थ्योरी के बारे में क्या है। अजय जी, आपने वेदों का सहारा लेकर के ये बताने की कोशिश की है कि ज्योतिष का शास्त्र कैसे बना होगा या कैसे उसकी रचना की गई होगी। वेद मूलतः ज्योतिष का शास्त्र नहीं है, वे ज्ञान का शास्त्र है, या उनके अंदर
जीवन के यथार्थ से जुड़ी और तमाम चीजें आ गई हैं, जिसके अंदर हजारों विषय हैं, एक विषय नहीं है, लेकिन उसके अंदर ज्योतिष भी पड़ा है। और यही हुआ कि वेदों का सहारा लेकर ऋषियों ने बहुत से अलग अलग शास्त्रों की रचना की। आप वहां तक पहुंचे जहां ज्योतिष का भी मूल है, ज्योतिष का आधार जहां से बना होगा, आप उसको पकड़ने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। जब मैं आपकी ये प्रेजेंटेशन सुन रहा था तो दो तीन चीजें मुझे बार बार लगता रहा कि उसके बारे में मैं बात करूं आपसे। ज्योतिष शब्द और ग्रह नक्षत्र तारे जो हैं, जिसके लिए देव शब्द आता है इसके अंदर, वेदों के अंदर जगह जगह, क्योंकि जितने ग्रह तारे नक्षत्र हैं वो सब देव हैं वहां पर। ये क्या चीजें हैं? देखिए, देव को आप चमकने वाले पदार्थ, नक्षत्र जिसको आप कहें, दैदीप्यमान, देव माने जो ज्योतिषमान है, जो दैदीप्यमान है, ल्यूमिनरी बॉडी। लेकिन जो ल्यूमिनरी बॉडी है, जो चमकता है, वो ज्योति ही नहीं है। इसको समझना जरूरी है। एक होता है प्रकाश का सूत्र, प्रकाश का स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, और दूसरा होता है उससे निकलने वाली ज्योति। ज्योतिष शास्त्र जो है वह इन ल्यूमिनरी बॉडीज के द्वारा उत्पन्न होने वाली ज्योति का शास्त्र है। इन दोनों के अंदर अंतर है। ज्योति क्या चीज है? ज्योति माने इन ग्रह तारे नक्षत्रों का जो प्रभाव, जो बिंब, जो इमेज हमारे चित्त के ऊपर बनता है, वो ज्योति है। हम ज्योति को ग्रहण करते हैं, हम उन ग्रह तारे नक्षत्रों को ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं कर लेते। प्रकाश के स्रोत परे हैं हम तक। हम तक कौन सी चीज आती है? हम तक आती है ज्योति। ज्योति माने एक बिंब, एक इमेज। तो ये जो शास्त्र है ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो पूरी कायनात है, पूरी सृष्टि जो आपके आसपास है, इसमें से बहुत सारी चीजें प्रकाश के स्रोतों से चलकर ज्योति बनकर हम तक पहुंचती हैं। इस ज्योति के गणित को ज्योतिष का शास्त्र अपने यहाँ एक समीकरण में बांधता है, एक उसको फॉर्मूला देता है। और वो फॉर्मूले थोड़ा सरलीकरण भी मुझे कई बार लगता है, क्योंकि उनके अर्थ बड़े तयशुदा हो गए, जबकि वेदों के अंदर तो उनके अर्थ बड़े व्यापक है। वो तो उस तरह के सामान्य साधारण अर्थों के अंदर शब्द है नहीं। जैसे सूर्य शब्द ही है, आप बार बार कह रहे थे कि सूर्य जो है वह आत्मा के पर्याय के रूप में वहां पर है। अब देखिए, सूर्य जो है वो प्रकाश का स्रोत है। सबसे ज्यादा प्रकाश तो सूर्य से ही मिलता है। जितना यथार्थ है हमें जानकारी जिसकी भी होती है, वो सारी की सारी तो सूर्य के प्रकाश से होगी। तो वो तो सबसे बड़ा स्रोत हमें मानना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि सूर्य को सीधे देखने से चीजें कंबस्ट हो जाती हैं, ज्योतिष का शास्त्र भी ये कहता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हम प्रकाश के स्रोत को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन हम क्या उसके प्रकाश से प्रकाशित होने वाले पदार्थों को भी नहीं देखेंगे? ये प्रश्न वहां पे खड़ा होता है। तो हम सूर्य से कैसे जुड़ते हैं? जो पांचवां घर जिसका स्वामी सूर्य है, जैसा आपने स्पष्ट भी किया अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से, उससे हम कैसे जुड़ेंगे? वो सूर्य और उसकी ज्योति हम तक कैसे पहुंचती है? आप कहते हैं सूर्य जो है वह आत्मा है। मैं इसे थोड़ा दूसरे तरीके से लेता हूं। मैं ये मानता हूं कि जैसे पहला घर जो ऋषियों ने रखा, वो सोच समझ के रखा होगा, जहां पर काम हमारा जो मार्स है, मंगल है, उसका स्वामी है, उसका जो प्रभाव है हमारे चित्त के ऊपर, वो हमारे कामना में संसार का प्रतिनिधि है। तो हम कामना में जो एक व्यक्तित्व लेकर के इस जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं। आरंभ तो हमें यथार्थ से करना है, सीधे हम चेतना तक नहीं पहुंचेंगे। जहां से आरंभ हुआ वहां हम मौजूद हैं। अब ये देखिए कि मंगल अपनी डिजायर्स के साथ, अपने काम के साथ पहले घर के अंदर उपस्थित है, और हम उसके माध्यम से दूसरे घर तक पहुंचे, तीसरे घर तक पहुंचे, यानी हम शुक्र और फिर उसके बाद बुध तक पहुंचे।
इसका क्या अर्थ है? कामनाएं हमें कुछ चीजों को प्राप्त करने की ओर ले जाती हैं, चीजों को समझने की ओर ले जाती हैं, जिसको लर्निंग प्रोसेस आप कहते हैं। उसकी शुरुआत होती है, अगर हमें कामनाओं की पूर्ति करनी है तो लर्निंग का प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। बड़ी सीधी सीधी बात है, ये शुक्र है। और जब लर्निंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो उसके भीतर से हमें कॉग्निटिव, जो उसका सार संक्षेप है, उसकी बुद्धि जो है, उसके फॉर्मूले जो है वो हमारी समझ में आने लगेंगे, तो वो कॉग्निशन हो जाएगी, हमारी मरकरी आ जाएगी। लेकिन ये आप ये देखिएगा कि सारे के सारे जो ग्रह ये प्लेसमेंट्स हैं, ये दोहराई गई हैं, ये सीधा नहीं है मामला। चौथे घर तक पहुंचने के लिए हमें इन 3 रास्तों से होकर के गुजरना पड़ेगा। अगर हमारे पास बुद्धि होगी तब हम अपने चित्त की उस पूरी संरचना को जान लेंगे। लेकिन चित्त की संरचना को जब हम जानेंगे तब हम पाएंगे कि केवल चित्त ही है जिसके माध्यम से, मन जिसको आप कह रहे थे, मैं उसके लिए चित्त शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, कि चित्त के माध्यम से ही ये तमाम चीजें जानी जाएंगी या समझी जाएंगी, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हम चित्तमय होकर के ही चीजों को जानते समझते हैं। और इसीलिए जब आप कहते हैं कि चंद्र कुंडली हमारे ज्योतिष शास्त्र का केंद्र हो गई, उसका उसका एक विशेष कारण है। उसका कारण यह है कि हम पैदा तो यथार्थ में होते हैं, इच्छा में पुरुष के रूप में होते हैं, आपने पुरुष शब्द का भी बीच में इस्तेमाल किया, लेकिन हम चीजों को जानते हैं, समझते हैं, उनके बारे में यानी ज्ञान प्राप्त लर्निंग प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं, वो थोड़ी विद्या ग्रहण करते हैं, उसके बारे में बुद्धि की कुछ फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारे भीतर एक चित्त का संसार है जिसके भीतर बहुत सारी एसोसिएशंस हो रही हैं, उसके माध्यम से हम पाते हैं। अब ये क्या मामला है कि क्यों चित्त इतना महत्वपूर्ण हो गया, सूर्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों चित्त हमारी इस कुंडली में? आप ये देखिए, जिस जिस बात की ओर आपने संकेत भी किया कि चित्त जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो चौथे घर में है, सूर्य बाद में आता है, ये एक कारण। दूसरा कारण ये है कि आप जब जन्म कुंडली बनाते हैं तो उसके अंदर केंद्रीय स्थान में चंद्र स्थान है, सूर्य का स्थान केंद्रीय नहीं है। आप ये इस चीज की ओर अगर आपका ध्यान गया हो तो ये बात यहां पर बड़े स्पष्ट रूप में अंकित हो जाएगी कि जो यथार्थ है पूरा का पूरा, पूरा जो सूर्य जिसको प्रकाशित कर रहा है, वो 5वां घर है, वो पेरिफेरी के ऊपर है, हमारी परिधि पर है, हमारी कुंडली में केंद्र के अंदर हमारे चंद्र है। अब ये जो केंद्रीय स्थान चंद्र को हमारी कुंडली के अंदर प्रदान कर दिया गया चौथे स्थान के रूप में, यानी 4 ग्रह जो केंद्र के अंदर है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये 4 जो केंद्र बनते हैं हमारी कुंडली का, उसके अंदर चंद्र का स्थान रख दिया, सूर्य का नहीं रखा है। इसको मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर एक बड़ा सिद्धांत है, वो सिद्धांत बौद्ध दर्शन ने दिया। अगर हम उस बौद्ध दर्शन को रखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों होता है। बौद्ध दार्शनिकों ने कहा कि हमें चीजों का ज्ञान कैसे मिलता है, सवाल उठाया। फिर उन्होंने कहा कि हमारी 2 तरह की दृष्टियां होती हैं, एक नहीं होती, वो 2 तरह की दृष्टियां हमें ज्ञान तक लेकर के जाती हैं। एक दृष्टि होती है परिधीय दृष्टि। परिधीय दृष्टि यानी जिसके अंदर हम तमाम चीजों को यूं ही देख रहे होते हैं। आप सड़क पर चलते हैं तो आपको रास्ते में चलते हुए मोटर, कारें नजर आएंगी, 1000 तरह के लोग नजर आएंगे, उन्होंने क्या कपड़े डाले थे वो भी नजर आएंगे, लेकिन हम किसी को याद नहीं रखते। वो तमाम चीजें हम देखते तो हैं, परंतु हमारे चित्त के द्वारा ग्रहण कुछ भी नहीं होता। वो जैसे ही हम वहां से निकलते हैं, उसमें से एक आध चीज जिसको हमारे चित्त ने केंद्रित होकर के ग्रहण किया, केवल वो हमारे चित्त में रह जाती है। ये चंद्र है, इसको उन्होंने नाम दिया केंद्रीय दृष्टि का, पेरिफेरल विजन और सेंट्रल विजन। मून जो है वो आपका सेंट्रल विजन है और सूर्य जो है वो पेरिफेरल विजन है। अब ये जो अंतर है, अगर इसको हम समझ लेंगे तो हमें सूर्य और चंद्र का फर्क समझ में आ जाएगा कि एक तो पूरा विराट और व्यापक है, लेकिन उससे तो हमारा रिश्ता बनता नहीं है भाई, हम उसको जान ही नहीं सकते। 1000 चीजें आती हैं हमारे चित्त के आर पार होकर के निकल जाती है। सूर्य का प्रकाश तो ओतप्रोत है, सब चीजों के अंदर व्यापक है, फैला हुआ है, लेकिन हम नहीं जान पाते उसको। हम जान किसको पाते हैं? जिस पर केंद्रित होते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र जो है वो उन ग्रह तारों नक्षत्रों के ऊपर केंद्रित हो गया जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके वापस हम तक
भेजते हैं, जिसको आप उस प्रकाश का रिफ्लेक्ट होना कहते हैं। ये चंद्र भी रिफ्लेक्ट करता है, आपका मंगल भी रिफ्लेक्ट करता है, आपका बुध भी रिफ्लेक्ट करता है, बृहस्पति रिफ्लेक्ट करता है, शनि रिफ्लेक्ट करता है। अब ये जो रिफ्लेक्शंस है वो हम तक आते हैं, हम सीधे प्रकाश जो हम तक पहुंचता है वो हमारे ज्ञान का और हमारे जीवन का और हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं होता। कैसे? हजारों लाखों करोड़ों लोग इस धरती के ऊपर मौजूद हैं, सबका ज्ञान तो हमारे पास है नहीं, हम तो एक सिंगल आइडेंटिटी है हमारे पास। हमारा जो क्षेत्र है वो सिंगल आइडेंटिटी का, उस सेंट्रल विजन का है जिसके ऊपर हम केंद्रित हो सके, एक बुद्धि है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का जो सूत्र आपने शिव संकल्प सूत्र खोज निकाला, और उसके अंदर एक बहुत सुंदर जो सूत्र है जिसकी ओर आपने इशारा भी किया, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, हजार ज्योतियां हैं, हजार ज्योतियों के बीच एक ज्योति, उसको पकड़ना पड़ेगा। ज्योति माने प्रकाश के स्रोत का बिंब जो हमारे चित्त पर पड़ा, वो ज्योति है। उस ज्योति को ग्रहण कर लेंगे। वो ज्योति के चंद्र की ज्योति क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप देखें, हम तो पृथ्वी के ऊपर हैं, पृथ्वी के प्राणी हैं, पार्थिव लोग हैं, तो हमारे बिल्कुल जो करीबी नक्षत्र है, जो सबसे ज्यादा उस प्रकाश को हम तक प्रतिबिंबित करता है, वो तो चंद्र ही है। दूसरे तो बड़े टिमटिमाते हुए तारे हैं, बहुत दूर हैं, उनका तो सीधा प्रभाव उस तरह से है भी नहीं हमारे चित्त के ऊपर। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रोशनी है वो सेंट्रल विजन है, वो हमें बनाती है। हमारा व्यक्तित्व जानना हो तो हमें इसीलिए चंद्र पर केंद्रित होना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए आप देखिए, जन्म कुंडली बनाएंगे तो पहला घर महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हमने अपने व्यक्तित्व के अर्थ को समझना है, उसकी गतिविधियों को समझना है और तमाम उसकी संभावनाओं को समझना है, तो हमें चंद्र कुंडली पे जाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तब चंद्र कुंडली लाइए, चंद्र कुंडली के अंदर फिर उस चंद्र कुंडली के माध्यम से उसका जो संबंध बाकी तमाम जो घर है उसके साथ जिस तरह से जुड़ता है, वहां से अर्थ निकलने शुरू हो जाएंगे, अपने आप शुरू हो जाएंगे। ये अर्थ है उसका। जब आप शिव संकल्प सूक्त लेकर के आए और उसके अंदर मन को लेकर के आए, इसके अंदर एक और सूत्र आपने देखा होगा, अंतिम मंत्र जो आपने पढ़ा उसके अंदर कहा था यत प्रतिष्ठम, हृदय के अंदर जो प्रतिष्ठित है, ये चंद्र कहां पर है स्थित, इसके बारे में बिल्कुल सीधा इशारा किया हुआ है वहां पर। ये जो प्रकाश है, ज्योति शाम ज्योतिरेकम, जो एक ज्योति है मन की, जो है तन में मन है, वो मन जो है वो कहां पर प्रतिष्ठित है? वो हृदय के अंदर प्रतिष्ठित है। उस हृदय स्थान को देखना पड़ेगा। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी चौथे घर को हृदय स्थान कहा। लेकिन एक और चीज देखिएगा, ये जो सूक्त है एक और चीज की ओर इशारा कर रहा है, शिव संकल्प। वो कहता है चित्त या मन जो है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन मन अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है जब तक उसके पास शिव संकल्प नहीं होगा। शिव संकल्प क्या है? शिव संकल्प रूपांतर का तरीका है, ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है। हमारी कुंडली लगातार हमें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर के जाते हैं। जिन चीजों के साथ हम पैदा हुए उससे आगे जाना है। वो आगे हम कैसे जाएंगे? हम पैदा हुए पहले घर के साथ, पहला घर सातवां घर को देखता है, तो पहले सातवें की संधि के ऊपर हम बैठते हैं। और मैं ये मानता हूं, जो जैसे एक्सेस की आप बात कर रहे थे वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि राहु केतु का एक एक्सेस है, वो सातवें घर को एक दूसरे के सामने देखते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमें कुंडली को ढंग से देखना हो तो सारे के सारे जितने घर हैं वो सारे के सारे एक्सेस की तरह, अक्ष की तरह देखे जाने चाहिए। यानी पहला सातवां, दूसरा आठवां, तीसरा नौवां, तरीका ही नहीं है और कोई और तरीके से जानने का। ये पूरा का पूरा चक्र घूमता है, और उस चक्र को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक ये नहीं समझ सकते हैं कि ये कुंडली हमें दरअसल ले किधर जा रही है। हम पैदा पहले सातवें के अक्ष में होते हैं, एक्सिस के अंदर होते हैं। वो अक्ष एक्सिस घूमता है तो जाता किधर है, किधर को जाना है उसको। अगर हम केंद्र के अंदर उसका घूमना देखें तो पहला सातवां घूम करके चौथे दसवें पर आएगा, क्योंकि पहला चौथा अंदर का जो भीतर का सेंट्रल प्लेस है कुंडली का, वो पहला चौथा सातवां दसवां ये है। तो पहला सातवां घूमेगा, कुंडली का हमारा जो अंदर का चित्र है वो पहले सातवें से चौथे दसवें के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये शिव संकल्प। पहले सातवें को चौथे दसवें के अंदर बांधने का तरीका शिव संकल्प। संकल्प बांधना पड़ेगा, उसको अंदर से रूपांतरित करना पड़ेगा।
और अगर वो शिव संकल्प हमारे पास है तो वो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। लेकिन ये घूमेगा कैसे? उसके बीच में तो आपने ठीक कहा, वो बहुत सुंदर बात आपने खोज निकाली है, जाने कैसे निकाली। वो ज्योतिष शास्त्र की एक बड़ी मौलिक खोज मानी जाएगी, मैं ये मानता हूं, जो आपने करके दिखाया है कि जो राहु केतु है वो तो मन का विभाजन है, मन के अक्ष को बताने वाले दो ग्रह हैं, और इसीलिए वो एक अक्ष है, जो एक एक्सेस है, जो पूरी की पूरी कुंडली को घुमाने में समर्थ है। ये क्या है मामला? मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर दूं। देखिए, जो चित्त है या मन है हमारा, उसकी हमारे शास्त्रों में जो व्याख्या की गई वो है मन सविकल्प। विकल्पन शक्ति वाली जो चीज है वो मन होता है या चित्त होता है। वो विकल्प करता है पैदा, और उसके अंदर विकल्प और इधर संकल्प। तो विकल्प और संकल्प के बीच में जो बंधा हुआ है वो हमारा चित्त होता है। चित्त हमेशा विभाजित होगा, डुअलिस्टिक होगा। चित्त कभी भी एक सा नहीं हो सकता है। चित्त का ये जो अंतर विभाजन है, इसको आप कैसे बताएंगे? चित्त तो कल्पनाशील है, दूर दूर तक जाता है। आपने कहा वो सोए हुए भी दूर दूर तक चला जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे? दूर दूर तक जाने माने कल्पना शक्ति के माध्यम से। ये जो कल्पना शक्ति है जो जागृत अवस्था में होती है, वो राहु की ओर संकेत करती है, और जो तदु सुप्तस्य तथैव वैति, वैसा ही वो सोते हुए जाता है। ये आपकी केतु दशा को इंगित करती है। जो आप स्वप्न में अपने भीतर, अपनी देह के अंदर छुपे हुए संस्कारों की ओर जाते हो, आपने इशारा ये किया है कि हम केतु के माध्यम से अपने संस्कारों को जानेंगे। अब संस्कार क्या है? संस्कार कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल चित्त में बैठे हुए हैं। संस्कार हमारी पूरी देह के अंदर, हमारी पूरी देह उन संस्कारों को लेकर के पैदा होती है। जो हमारा ये कुंडलिनी विज्ञान पैदा हुआ ना तंत्रों के माध्यम से, उसने इस बात को स्पष्ट किया है कि सबसे ये जो रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना की बात और तमाम चीजें की जाती हैं, उसका अर्थ ये है कि काम चक्र से हम शुरू करते हैं, मार्स से शुरू करते हैं। वहां जब स्फोट होता है काम के भीतर से, तो चीजें ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर उठती हैं तो नए संस्कार जागते हैं। वो संस्कार क्या है? वो हमारी देह के अंदर छिपे हुए हमारी देह के ही कार्य करने की प्रवृत्तियां हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे देह के एट्रीब्यूट्स हैं, वो जाग उठते हैं। उनको जानना, पहले से दूसरे पे जाना, दूसरे से तीसरे पर जाना। और कुंडली भी हमें घुमा रही है लगातार, पहले 7वें से वो लगातार घुमा रही है, भीतर भी घुमा रही है और फिर बाहर की परिधि में भी घुमा रही है। लेकिन इसको ये एक बड़ा एक नई तरह की समझ कह लीजिए, या कम से कम मैं इसके ऊपर यकीन करता हूं, जितना मुझे कुंडलिनी और कुंडली, इन दोनों के आपसदारी को जब मैंने समझने की कोशिश की कि आपसदारी है क्या या वो कैसे सकते हैं, मुझे समझ में आया कि कुंडली के भीतर ये जो 1, 4, 7, 10 का भीतरी चक्र है, ये तो क्लॉकवाइज घूमेगा। 1, 7 जो है घूम करके एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये एक साथ घूम करके 4, 10 के ऊपर चला जाएगा। लेकिन जो परिधि का चक्र है हमारा, वो क्लॉकवाइज घूमता है। और ये जो आपने एक और किसी वीडियो के अंदर 8 की बात कही थी, यानी हम एक तरफ से शुरू करते हैं और फिर उल्टी गति करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये दरअसल जो 8 है, ये सेंट्रल और पेरिफेरल, इन दोनों की आपसदारी के भीतर है। जो बाहर के एक्सेस है वो सदा क्लॉकवाइज घूमेंगे और भीतर का एक्सेस एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इस वजह से वो 8 बनता है, और इसी वजह से हमारा जो ब्रेन है उसके भी 2 हिस्से इसके अंदर स्पष्ट हो जाते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। और फिर वो घूम करके कुंडली के अंदर जो ईड़ा और पिंगला बनते हैं, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। तो ये जो घूमना है, ये उलटना है चक्र का, ये हमारी इस जन्म कुंडली के अंदर भी दिखाई देता है। लेकिन इसके ऊपर ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, जबकि होनी चाहिए, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा कि हमारी कुंडली हमारे भीतर शिव संकल्प के माध्यम से हमें बदलती कैसे है, हम पहुंचते कहाँ हैं। 1, 7 से शुरू करके हम क्या 6, 12 तक जाते हैं या 2, 8 तक जाते हैं? असल में बात यह है कि बाहर का जो परिधि है वो 6, 12 से शुरू करके 2, 8 तक आती है। वहां दूसरी तरफ से घूमना है। वो जो घूमना है वो
सीधा घूमना नहीं है, वो उल्टा घूमना है। और भीतर का घूमना सीधा घूमना है, यानी एक साथ जो है वो 4-7 की ओर, 4-10 की ओर जाएगा। और बाहर का जो घूमना है उसके अंदर हम 6-12 से शुरू करके 2-8 तक आएंगे, इसीलिए 8 को मृत्यु स्थान कह दिया गया। और ये जो बात है कि अगर हम 6-12 की बात करते हैं, 6 दरअसल संघर्ष का घर है, उसको दुश्मनों का घर यूं ही कह दिया गया। जब हमें जीवन के अंदर चीजों के कंपटीशन के अंदर हम आते हैं तो छठा घर उसके अंदर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो छठा घर कंपटीशन का है, 12वां घर व्यय होने का है, जिसको मोक्ष भी कुछ लोगों ने कह दिया। चीजें छूट रही हैं, संन्यास्त हो रहे हैं हम, और चीजें, और लेकिन जब हम, हमारी कंपटीशन होगा, हमारे से चीजें छिटक करके पार जाएंगे तो क्या होगा, हम चीजों को प्राप्त करने की तरफ आएंगे। छठा जो है वो कित कित छठा, और जो 12वां है वो 11वें के अंदर आएगा, यानी हम चीजों को हासिल करने की तरफ आएंगे। और छठा जो है घर, वो 5वें की तरफ लौटेगा, यानी हमें हमारे अपने करीब लेकर के आएगा, क्योंकि अब हमें संघर्ष के भीतर से अपने आप को पाना है, और सदा हम संघर्ष के जरिए अपने आप को पाते हैं। ये अपने आप को, स्व को पाने का एक तरीका है, अपने अपने आप से जुड़ने का एक तरीका है। तो कुंडलिनी और कुंडली, इन दोनों के जोड़ को अगर हम थोड़ा सा समझ लें तो हम पाएंगे कि ये कुंडली शास्त्र बहुत, ज्योतिष शास्त्र बड़ा अद्भुत शास्त्र है। ये हमें बताता है कि हम दरअसल क्या हैं और क्या होने वाले हैं। आपने इसमें एक और चीज कही कि इसके अंदर हमें संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध के बारे में भी पता चलता है, यानी जो हमारे भीतर मौजूद है, पास्ट का जो अंश है वो है, जो हो रहा है उसका भी है, जो भविष्यत है वो भी हो रहा है। मैं इसको और तरह से लेता हूँ, ये असल में विकास का शास्त्र है, जिसको एवोल्यूशन आप कहते हैं। एवोल्यूशन का शास्त्र है, जो था उसके भीतर से निकल करके हम कैसे संघर्षों तक आए और कैसे अपनी पोटेंशियलिटीज को पालेंगे, अपनी संभावनाओं को पालेंगे, उसके भीतर से कैसे निकल करके जाएंगे। यानी हम 6-12 से कैसे 2-8 तक की यात्रा कर लेंगे, और 1-7 से कैसे 4-10 तक की यात्रा कर लेंगे। कर्म के अंदर प्रवृत्त होंगे, समाज के अंदर जाएंगे। 10वां घर कर्म का घर है, तो कर्म के माध्यम से, शिव संकल्प के माध्यम से उसको पाएंगे। तो ये तमाम चीजें इस कुंडली के अंदर छिपी हैं, और मैं समझता हूं कि जिस दिशा के अंदर आपने ये एक रास्ता खोज निकाला कि उसको शिव संकल्प से जोड़े, तो उसको हमें ज्योतिष शास्त्र में भी शिव संकल्प के अर्थ को थोड़ा खोज निकालना होगा, इस बात को आगे बढ़ाना होगा कि ये शिव संकल्प अगर अप्लाई होता है तो हमें ले किधर जाता है। चित्त की व्याख्या आपने बहुत खूबसूरत कर दी कि वो डुअलिटी के अंदर है, उसके अंदर राहु केतु है, नॉर्थ साउथ पोल सदा रहते हैं, लेकिन चित्त की ये डुअलिटी सदा नहीं रहती है। वो आप दूर तक जाएंगे, लेकिन वो जब आप सूर्य तक पहुंचते हैं तो डुअलिटी खत्म हो जाती है, फिर वहां कोई डुअलिटी नहीं है, वहां कोई द्वैत नहीं है। सूर्य माने समस्त यथार्थ, जिसके अंदर चेतना ओतप्रोत है, ऐसा भी कह सकते हैं, तो उसको आप आत्मा कह लीजिए या समग्र यथार्थ कह लीजिए। मेरे लिए इन दोनों के अंदर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो वहां तक पहुंचना है, लेकिन हम कैसे पहुंचेंगे? चित्त को जान लेंगे, कुंडली के माध्यम से जान लेंगे हमारा चित्त क्या है, वो कहाँ विभाजित है, उसके कहाँ रुकावटें कहाँ आ गई हैं उस चित्त के अंदर, और फिर उसको हल कैसे करना है, और उसको एक्सिस को घुमाना कैसे है, कौन से संकल्प होंगे जो हमें आगे लेकर के जाएंगे। ये हर व्यक्ति की कुंडली अपने अपने तरीके से बताएगी, सबका अपना एक अलग, क्योंकि हर एक की कुंडली अपनी अलग तरह की कुंडली है, तो उसको देख करके ही आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका रास्ता किधर खुल रहा है। कुंडली कम से कम इस मामले में तो हमारी मदद करती है, इतना मैं स्वीकार करता हूँ। अजय जी। धन्यवाद डॉक्टर विनोद। दोस्तों, जो मैं पिछले काफी समय से अपनी वीडियोस में एक बात कहता रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी इज ए स्पिरिचुअल शास्त्र। अब आप आज देखिए, आज जो ये हमारी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुई, और इसके पीछे मेरा मोटिव सिर्फ आप तक यही पहुंचाने का था कि कुंडलिनी और कुंडली, डॉक्टर विनोद आपने बहुत ही ऐसी खास बातें आज इस वीडियो के माध्यम से दुनिया को बताई हैं कि सबसे पहले कि चंद्रमा को केंद्र स्थान दिया गया है, आत्मा को केंद्र स्थान नहीं दिया गया, चंद्रमा को दिया। और आपने चित्त की दशाएं,
राहु केतु, आपने एनर्जी एक्सिस, आपने बहुत कम समय में एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतनी विजडम आज हमारे दर्शकों को दे दी है, और आपने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को 100% एंडोर्स कर दिया है कि एस्ट्रोलॉजी ये एक स्पिरिचुअल शास्त्र है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में, अगर इस वीडियो को आप शुरू से दोबारा रिवाइंड करके देखेंगे तो शुरू में एक सेंटेंस आता है, दो द मीनिंग्स ऑफ दीज सूक्तास आर वेरी डीप एंड वास्ट, बट they can be unveiled only through meditative practices। अब आप देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आज बहुत प्राउड भी फील कर रहा हूं कि मैं अपने भाई डॉक्टर विनोद को आप सबके सामने लेकर आया, क्योंकि मैं आप सबको ये समझाना चाहता था कि मेडिटेशन के माध्यम से या साधना के माध्यम से जो एस्ट्रोलॉजी निकल कर आती है वो एस्ट्रोलॉजी कितनी ऑथेंटिक है और कितनी सटीक है, और उसमें से जो चीजें निकल कर आएंगी एक्चुअल में हो क्या गया। इस समय में एस्ट्रोलॉजी बाहर की तरफ को गति करनी शुरू हो गई, मगर दोस्तों बाहर की तरफ हम जितनी मर्जी गति कर लें, आना तो हमें अपने अंदर ही। और ज्योतिष का प्रिंसिपल भी यही है, ज्योतिष का मोटिव भी यही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं जिस हीरे को लेकर आया, जो मेरा प्रयास था, ये अब आप बताएंगे अपने कमेंट्स के माध्यम से वो आपको कितना पसंद आया। आशा नहीं, मेरे को यकीन है कि आज की इस वीडियो के बाद एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक नया माइलस्टोन स्थापित हो जाएगा। कुछ चीजें जो कॉन्फ्लिक्ट के दायरे में थी, सबसे पहली बात कॉन्फ्लिक्ट का दायरा वो क्या था कि हम सोलर कुंडली को देखें या ल्यूनर कुंडली को देखें, सूर्य की कुंडली को जाने या चंद्र कुंडली को जाने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप भी इस चीज को क्लियरली समझ गए होंगे कि चंद्र कुंडली कितनी इफेक्टिव है, कितनी ज्यादा सटीक रिजल्ट देने में सक्षम है। तो दोस्तों आपके लिए जो मैंने प्रयास किया डॉक्टर विनोद के गाइडेंस में, आज हमने ये जो प्रेजेंटेशन तैयार की, आशा करता हूं कि ये प्रेजेंटेशन एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में नॉलेज को बढ़ाने में सक्षम होगी। आप सब एस्ट्रोलॉजी में कुछ और आगे तरक्की कर पाओगे और कुछ मिथ्स जो एस्ट्रोलॉजी के साथ एसोसिएटेड हैं वो टूटेंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो का समापन करता हूं। अगर आपको दोस्तों हमारी ये वीडियोस या हमारा एस्ट्रो इंटेलिजेंस का चैनल पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि हम एस्ट्रो इंटेलिजेंस के माध्यम से जो चीजें आप तक लेकर आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब डॉक्टर विनोद, एक रिक्वेस्ट मैं दर्शकों के रेफरेंस से कह लीजिए या दर्शकों के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस चैनल पर रेगुलर आइए, अपने ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए, ज्यादा से ज्यादा बांटिए, ताकि एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक्चुअल में जो एक हेल्प है, क्योंकि नॉलेज में मेरा एक मानना है दोस्तों, हम तो शरीर है, अब है कल को नहीं होगा, सब चले जाएंगे, मगर नॉलेज कभी मरनी नहीं चाहिए, नॉलेज कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और यही रिक्वेस्ट डॉक्टर विनोद मैं आपसे करूंगा कि आप इस नॉलेज को अपने तक ही सीमित मत रखिए, ज्यादा से ज्यादा बांटिए। और आज मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला और अपने बहुमूल्य समय से हमें कुछ एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया। धन्यवाद डॉक्टर विनोद। शुक्रिया।